मैं आप सबको इलेक्ट्रोड बता दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया, उसका टाइप बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में से किसको आईपीएससी के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड माना जाता है वो मैं बताया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बेसिस पे हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि मोर देन वन एलिमेंट्स का ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। बट पॉइंट यह है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितने में लिखा था सिल्वर का, कॉपर का, जिंक का, वो आता कहां से है, पॉइंट यह है। और उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आपका होता है, इलेक्ट्रोड मींस इलेक्ट्रोड आपका एक तरह से ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, बट उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आपको रेफरेंस लेना होगा। कुछ भी, कोई भी अगर आप मेजरमेंट करते हो तो उस मेजरमेंट को कंप्लीट करने के लिए, उस मेजरमेंट को प्रॉपर करने के लिए रेफरेंस लेना बहुत जरूरी है। जैसे मान लो कहीं आप डिस्टेंस मेजर करना है, टू सिटीज के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है, तो आप कहाँ से मेजर करें। मान लो जैसे हजारीबाग से आपको रांची का डिस्टेंस मेजर करना है, आपसे पूछे जरा हजारीबाग से रांची का डिस्टेंस कितना है, तो कैसे आप मेजर करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं हजारीबाग कहाँ है। हजारीबाग सिंदूर से लेकर के डेमोटार तक फैला हुआ है, रांची अब कांटा टोली से लेकर के एयरपोर्ट कहाँ बहुत आगे तक चला गया मीन्स। तो इस तरह से कैसे आप पता करोगे कि कहां से मेजरमेंट शुरू करें, तो इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस जरूरी है। मान लो हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट मेरे को मान दिया गया 0 पॉइंट, मीन्स यहां से हजारीबाग शुरू हो रहा है, उस तरह से रांची के कोई स्पॉट है जहां पे माना गया कि रांची यहीं से शुरू हो रहा है, अब आराम से डिस्टेंस मेजर कर लोगे। उसी तरीका से हम लोग को डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल मेजर करना है, मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करना है, तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेना होगा। और वह रेफरेंस इलेक्ट्रोड साइंटिस्टों ने लिया है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, मीन्स स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग इसका शॉर्ट फॉर्म है जी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड CH नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड न ही मीन्स क्या है, सी ही है, ही नहीं है, सी न ही। खैर अब हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पे ट्रीट करते हैं, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोगों ने 0 मान लिया, मींस हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग 0 एज्यूम करते हैं। हाइड्रोजन के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग 0 एज्यूम करते हैं, मींस E0 2H+ एक्वा साइन H2 को हम लोग 0 होता नहीं है, 0 हम लोग मानते हैं। अब सबसे पहले मैं यह इसका डिस्क्रिप्शन मीन्स किस तरह से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, कैसे वर्क करता है, उस सब को मेंशन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के तौर पे क्यों चूज किया गया। तो उसके पीछे रीजन यह है कि हाइड्रोजन इज ए इंटरफेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं होता है, मीन्स मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी होता है, जबकि नॉर्मली नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी होता है। हाइड्रोजन इंटरफेस है, दोनों के बीच का है। हाइड्रोजन जब मेटल के साथ कंबाइन करता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, और हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से कंबाइन करता है तो इलेक्ट्रॉन देता है। इसका मीनिंग हुआ कि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी है एकदम बीचों बीच का बाउंड्री हो गया। दैट्स व्हाई वी टेक हाइड्रोजन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर, हाइड्रोजन से नीचे, हाइड्रोजन से दाएं, हाइड्रोजन से बाएं हम लोग एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन की एक तरफ मेटल है तो दूसरी तरफ क्या होगा, नॉन मेटल होगा। इस हिसाब से हम लोगों ने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड के तौर पे लिया। अब इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप क्या है, तो एक वेसल में हम लोगों ने HCl का एक सोल्यूशन ले रखा है, जिस HCl का मोलारिटी कितना है जी, 1 मोलारिटी HCl सोल्यूशन है। इस ट्यूब में हम लोगों ने एक वायर की हेल्प से क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ प्लैटिनम को डाल दिया। उस क्यूबिकल ब्लॉक प्लैटिनम के ऊपर प्लैटिनम ब्लैक का पेंट रहता है, मीन्स ये आपके प्लैटिनम का ब्लॉक होता है। इसको एक वायर से हम लोग हैंग कर देते हैं, ये ब्लॉक लटका हुआ है, और इस ट्यूब में हाइड्रोजन गैस का बबलिंग करते हैं। इस बबल्ड हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार रहता है, 1 बार प्रेशर बबलिंग किया जाता है। अब सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन गैस आ रहा है, सब हाइड्रोजन गैस के मोलिक्यूल्स हैं, मीन्स सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन गैस भी है और सॉल्यूशन के अंदर H+ भी है। तो शुरू हो जाता है इस प्लैटिनम ब्लॉक पे 2 अपोजिंग फिनोमेना। एक फिनोमेना के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन गैस जो सॉल्यूशन में आया है, डिजोल्व हुआ है,
वो इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ के फॉर्म में सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। एंड इन अदर फिनोमेना सॉल्यूशन के अंदर के जो H+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करता है, ये रिडक्शन हुआ। इस तरह से दोनों आप देख रहे हो कि दोनों फिनोमेना साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली यहां पे हो रहा है। अब यही तो कंडीशन है इलेक्ट्रोड का। इलेक्ट्रोड में क्या होता है, रॉड और सॉल्यूशन के बीच में टू अपोजिंग फिनोमेना होता है, वो यहां भी हो रहा है। इसका मीनिंग यह हुआ कि हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रोड के तौर पे यूज कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे दूसरे इलेक्ट्रोड वर्क करते हैं उस तरह से यहां भी हो रहा है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इलेक्ट्रोड का, तो देखो जी, हाइड्रोजन एक गैस है और गैस के इलेक्ट्रोड के लिए आपके दिमाग में तो बैठा हुआ है कि मेटल रॉड रहता है तो गैस से कैसे होगा। इसलिए हम लोग हाइड्रोजन को इलेक्ट्रोड जब बनाते हैं तो प्लैटिनम के हेल्प से बनाते हैं, क्योंकि प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, अट्रैक्ट हो जाता है। प्लैटिनम अपने सरफेस पे हाइड्रोजन गैस को अट्रैक्ट कर सकता है और इसी वजह से प्लैटिनम के सरफेस पे ये फेनोमेना होता है। जो हाइड्रोजन गैस बबल होकर आता है वो इस प्लैटिनम के सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है, तो प्लैटिनम के सरफेस पे हाइड्रोजन गैस रहता है, सॉल्यूशन के अंदर H+ रहता है। तो प्लैटिनम के सरफेस पे जो हाइड्रोजन मोलेकुल्स हैं, मीन्स ये सब देख रहे हो H2 मोलेकुल्स हैं, H2 मोलेकुल्स, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके H+ में कन्वर्ट होता है, सॉल्यूशन के अंदर के H+ इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट होता है। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रोड वाले फिनोमेना हो रहा है। अब इसका रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो प्लैटिनम हम लोग को लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्लैटिनम के हेल्प से ही हाइड्रोजन गैस का रिप्रेजेंटेशन होता है। तो प्लैटिनम सॉलिड एक वर्टिकल लाइन देते हैं और उसमें हाइड्रोजन गैस लिख दिया, फिर वर्टिकल लाइन देकर के बताते हैं कि हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रॉन लूज करे किस फॉर्म में जा रहा है, तो H+ के फॉर्म में जा रहा है, एक्वस। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब अगला पॉइंट आता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जब मान लिए तो पक्का इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 मानना पड़ेगा। तो कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि क्या हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल एक्चुअली 0 होता है। नो, वी एज्यूम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0 फॉर कैलकुलेशन ऑफ अदर रिडक्शन पोटेंशियल। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों तो 0 ही होता है। 0 होता नहीं है, हम लोग एज्यूम करते हैं। वी एज्यूम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज 0 फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अदर एलिमेंट्स। अदर एलिमेंट्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम 0 एज्यूम करते हैं, माइंड इट। अब ये जो जितने भी इलेक्ट्रोड होते हैं, आप यहाँ पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देखते रहे हो। इससे पहले मैं जनरल इलेक्ट्रोड का बात आपको बताया हूँ। कोई मेटल रॉड अपनी आयंस के सॉल्यूशन में डिप्ट रहता है तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इलेक्ट्रोड के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है, बट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के चलने के लिए जो कंप्लीट सर्किट होता है वो वहां पे नहीं हो पाता है। मीन्स मेटल इलेक्ट्रॉन लूज किया लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रॉड पे आ गया, मेटल कटायन सॉल्यूशन में चल गया, मीन्स वो पूरा सर्किट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रोड है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। और जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इसको सेल नहीं बोल सकते हैं, तो क्या बोलेंगे जी, हाफ सेल। इलेक्ट्रोड्स को हम लोग हाफ सेल बोलते हैं। क्यों हाफ सेल बोलते हैं? क्योंकि सेल का प्रॉपर्टी क्या होता है, दो प्रॉपर्टी। एक, सेल हैज पोटेंशियल डिफरेंस एंड सेल कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस तो है बट एक करंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इसका मीनिंग है कि इसके पास सेल का हाफ ही प्रॉपर्टी है, अदर हाफ नहीं है। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोड इज आल्सो कॉल्ड हाफ सेल एंड रिएक्शन टेक्स प्लेस एट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड हाफ सेल रिएक्शन। लाइक दिस, यहां पे आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को हम लोग हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे और हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। तो इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग हाफ सेल रिएक्शन बोलते हैं, इलेक्ट्रोड को हाफ सेल बोलते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोड हैज पोटेंशियल डिफरेंस बट इलेक्ट्रोड कांट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स इलेक्ट्रोड हैज हाफ प्रॉपर्टी ऑफ सेल्स। तो अब इस तरीका से हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़े और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हाफ सेल बोलते हैं। जब हाफ सेल पता चल गया तो क्लियर है कि दो इलेक्ट्रोड को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, फुल सेल। तो साइंटिस्टों ने यही काम किया। जितने भी आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू देख रहे हो, सब में साइंटिस्टों ने क्या किया,
कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ 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 अलग अलग मेटल के इलेक्ट्रोड और एलिमेंट के इलेक्ट्रोड का कपलिंग करके सेल बनाया और फिर उस सेल के ईएमएफ को मेजर किया और उस बेसिस पे उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या मान लिया गया, 0। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ डिफरेंट एलिमेंट का कपलिंग करके सेल बना करके और फिर सेल के ईएमएफ के हेल्प से उस डिफरेंट इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट किया गया और कैलकुलेशन के बाद जो आया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अरेंज किया गया और उस अरेंजमेंट का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसके बेसिस पे हम लोग एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का स्टडी करते हैं। तो चलिए मैं अब आपको इसके बाद पढ़ाने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वह सीरीज है जिस सीरीज के बेसिस पे हम लोग पता करते हैं और बताते हैं सामने वाले को कि एलिमेंट्स और मेटल का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा एक्वस सॉल्यूशन में। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बहुत पहले डायवी नहीं बताया था और कि किस तरह से एलिमेंट की रिएक्टिविटी के बेसिस पे ही उनको अरेंज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया कराया था उन्होंने। तो आप देखिए अलग अलग इसका ट्रेंड है, किसी बुक्स में रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, कहीं पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ पे देख लो टॉप टू बॉटम आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है, रिडक्शन पोटेंशियल का डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ मैं अरेंज किया हूँ। सेम अरेंजमेंट एनसीईआरटी में भी है, ऊपर से नीचे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ के बाद फिर जेटन के बाद यहाँ पे आ गया वाटर, मीन्स ऐसे हो रहा है। मीन्स इस पूरे सीरीज का बॉटम एलिमेंट्स है एल्युमिनियम से लेकर के लिथियम तक। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, इसका मीनिंग हुआ क्या डिक्रीज हो रहा है जी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर उतना ही ज्यादा होगा, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रहा है यहां भी, क्योंकि एरो डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होने का मीनिंग क्या हुआ, रिड्यूसिंग पावर बढ़ रहा है। मींस इस सीरीज के जो सबसे बॉटम एलिमेंट है वो दुनिया का मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा और इस सीरीज के टॉप में है वो मोस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। मींस आपका फ्लोरीन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हाइल लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। इस पूरे सीरीज को हम लोग एक्टिविटी और रिएक्टिविटी सीरीज क्यों बोलते हैं, तो उसके पीछे रीजन यह है कि इस सीरीज के बॉटम में जो एलिमेंट्स हैं, पहले सबसे पहले हाइड्रोजन को देखो। इस सीरीज का हाइड्रोजन जो है ये इस सीरीज के मिडवे में है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। इसके ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। इसके हाइड्रोजन के नीचे जितने एलिमेंट्स हैं सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं, बहुत कम। जिसका इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जितना कम होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू उतना ही कम होगा, मींस उतना ही ज्यादा नेगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन लोग को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम रहता है। हाइड्रोजन के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं इनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है। अब हाइड्रोजन के नीचे जितना एलिमेंट्स है उनका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू नेगेटिव है, हाइड्रोजन के ऊपर वाले का पॉजिटिव है। इस सीरीज में जो बॉटम एलिमेंट्स है, मींस आपके लिथियम से लेकर के एल्युमिनियम से लेकर लिथियम तक जो बॉटम एलिमेंट्स है उनको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत कम होगा, मींस उनको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगा। मींस ये क्या होंगे जी, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। इस सीरीज के बॉटम एलिमेंट्स बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी। यही वजह है कि ये सब लोग वाटर से भी रिएक्ट कर सकता है, ये वाटर से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है लोग, क्योंकि हाइड्रोजन अपने से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके इलेक्ट्रॉन को ले सकता है,
क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल आपका 0 है और इन लोग का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है जी, पॉजिटिव निगेटिव है, तो ले सकता है। अब इस रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो रिएक्शन देखिए, इस सीरीज के जो बॉटम एलिमेंट्स है, ऐसे लिथियम को वाटर से रिएक्शन कराइएगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस कैसे प्रोड्यूस हुआ, वाटर में हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहता है, H+ के फॉर्म में रहता है। अब H+ लिथियम के इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बन गया और लिथियम जो आपका 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, लिथियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो गया, +1 हो गया। तो चूंकि हाइड्रोजन अपने से नीचे वाले एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, इसलिए हाइड्रोजन के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। नॉट वन, लेकिन हाँ सीरीज में जो जितना नीचे है उसका वाटर के साथ उतना ही ज्यादा रिएक्टिविटी होगा। मीन्स लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, ये सब बहुत रिएक्टिव होता है। उसके ऊपर जाओगे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, तो इन लोगों का रिएक्टिविटी थोड़ा कम हो जाता है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम वार्म वाटर से रिएक्ट करता है। जिंक भी आपका वार्म से रिएक्ट करेगा। आयरन के पास जाओगे तो आयरन फिर स्टीम से रिएक्ट करेगा, क्योंकि जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे मेटल का रिएक्टिविटी घटते जाता है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कहाँ पे है जी, बॉटम पे है। इनका अगला प्रॉपर्टी ये भी है कि हाइड्रोजन से जितने भी नीचे एलिमेंट्स हैं वो सब आपके एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। वो सब के सब एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। मीन्स आपका सोडियम H2SO4 से रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपका बैलेंस नहीं है, बैलेंस आप कर सकते हो। आपका ये पोटेशियम भी काम कर सकता है, मीन्स लिथियम भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। ये नॉट ओनली H2SO4, ये आपका HCl से रिएक्शन करके NaCl प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस तरीका से हाइड्रोजन से नीचे जितने भी मेटल्स हैं वो सब मिनरल एसिड से, मीन्स एसिड से रिएक्शन करके, एसिड के एक्वा सॉल्यूशन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। अब जो इसमें सीरीज में जितने भी मेटल्स हैं वो मेटल्स के लिए खास करके हम लोग बोलते हैं मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करना। लेकिन जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल है, जैसे गोल्ड है, तुम्हारा सिल्वर है, मरकरी है, तो इन लोग को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम हो गया, गेन करने का ज्यादा हुआ। मेटल गेन करेगा नहीं, लेकिन इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी कम हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि ये लेस रिएक्टिव मेटल हो गए। मीन्स हाइड्रोजन से अब जितने भी मेटल्स होंगे सब के सब का रिएक्टिविटी लो होगा। वो सब के सब लो रिएक्टिव मेटल्स हैं, मीन्स नोबल मेटल्स है, लाइक आपका प्लेटिनम, गोल्ड, ऑस्मियम, इरिडियम, बहुत सारा दिया हुआ नहीं है, बट जितने भी आपके हेवियर मेटल्स हैं उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। मीन्स उन लोग को इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है। इसका मीनिंग हुआ कि लेस रिएक्टिव होते हैं। जबकि हाइड्रोजन से अब जो नॉन मेटल्स है उनका रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। फ्लोरीन का रिएक्टिविटी, फ्लोरीन तो सबसे ऊपर है, लेकिन इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। लेकिन फ्लोरीन बहुत रिएक्टिव होता है, क्योंकि फ्लोरीन नॉन मेटल का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन लेने पे। जबकि गोल्ड मेटल है, मेटल का रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन देने पे। तो हाइड्रोजन से अब जितने भी मेटल्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बहुत कम है, इसलिए उन लोग का रिएक्टिविटी क्या होगा, बहुत कम होगा। मीन्स अगर ओनली हम लोग मेटल्स को अगर अरेंज करें इस तरह से, मेटल को अरेंज करें तो देख लो ऊपर गोल्ड है, मरकरी है, आयरन है, आयरन के ऊपर आयरन है, इस तरह से। तो आयरन में तो खैर आपका Fe+3 से +2 में जा रहा है, अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में मैं दिखाया हूं, बट नॉर्मल ट्रेंड देखोगे तो आपका गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, कॉपर, जिंक, इस तरह से आपका सीरीज आता है। तो जो हाइड्रोजन से अब मेटल है उनका रिएक्टिविटी लो होगा, हाइड्रोजन के जो नीचे मेटल है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा। यही वजह है कि जितने भी एलिमेंट्स हाइड्रोजन के नीचे हैं, जो भी मेटल्स, बेसिकली मेटल की बात करता हूं मैं, जो मेटल्स इस सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है वो सब अपने ऊपर वाले को उसके सॉल्यूशन से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। वो अपने ऊपर वाले को उसके सॉल्यूशन डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसा क्यों करेगा जी,
क्योंकि नीचे वाला जो है, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी मेटल्स हैं, इनके इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वाला ले सकता है। एज फॉर एग्जांपल, अगर आप जिंक से रिएक्शन कराओगे कॉपर सल्फेट को, तो क्या होगा, यहां पे कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ के फॉर्म में है और जिंक आपका न्यूट्रल है। कॉपर 2+ जिंक से इलेक्ट्रॉन ले सकता है और जिंक से इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर 2+ बन गया कॉपर, और जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद हो गया Zn2+। तो Zn2+ सल्फेट एनायन आपस में क्या बन गया जी, जिंक सल्फेट। तो इस तरह से आप देख रहे हो इस सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स ऊपर वाले मेटल्स को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकता है। अब आपको बड़ा इंटरेस्टिंग यहां पे है, कॉपर सल्फेट को हम लोग हिंदी में सिखाया था तूतिया बोला जाता है। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था 10th क्लास का यह, कि कॉपर सल्फेट के जिंक के वेजल में कॉपर सल्फेट को स्टोर क्यों नहीं करते हैं। जिंक को हिंदी में जस्ता बोला जाता है, जस्ता में तूतिया को क्यों नहीं रखा जाता है। तो तूतिया अपने नाम के अकॉर्डिंग काम कर देता है। अगर जिंक के वेजल में कॉपर सल्फेट डाल दोगे तो कुछ देर बाद वेजल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो जिंक वेजल है वो जिंक सल्फेट में सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा और सोल्यूशन के अंदर का जो कॉपर था वो कॉपर मेटल में बाहर निकल जाएगा। मीन जिंक के वेजल में अगर कॉपर सल्फेट डाल दोगे तो वेजल का जो पेंदी है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि वह सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट है कि जितने भी हाइड्रोजन से एवं मेटल्स हैं उस मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है। इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा होने का मीनिंग क्या हुआ कि उनकी ऑक्साइड का स्टेबिलिटी लो होगा, मीन्स उनका ऑक्साइड लेस स्टेबल होगा। एलिमेंट्स एबव हाइड्रोजन हैव लेस स्टेबल ऑक्साइड्स। लेस स्टेबल ऑक्साइड्स लाइक सिल्वर Ag2O, इसको हीट करोगे तुरंत Ag2 सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाएगा और सिल्वर मेटल और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा जी? तो सिल्वर ऑक्साइड के फॉर्म में जब आपका है तो यहाँ पे सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। जब हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो जाएगा। सिल्वर को इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा है क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने मेटालिक एलिमेंटल फॉर्म में चला जाएगा। दैट्स वाई स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ such elements which are present above electrochemicals above hydrogen in electrochemical series have less stable oxides। जो भी मेटल हाइड्रोजन से above है इस सीरीज में उसके ऑक्साइड के स्टेबिलिटी लो होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज्यादा रखता है और जब ऑक्साइड से एलिमेंटल फॉर्म में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यही नहीं, आपके कॉपर का ऑक्साइड भी बहुत स्टेबल नहीं होता है। लाइक कॉपर का ऑक्साइड सिल्वर के ऑक्साइड से अगर कंपेरिजन करोगे तो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, बट फिर भी बहुत स्टेबल नहीं होता है। सिल्वर के ऑक्साइड के अलावा आपका मरकरी का ऑक्साइड का स्टेबिलिटी भी लो होता है, इसको भी हीट करोगे तुरंत आपका मरकरी और ऑक्सीजन गैस में ब्रेक हो जाएगा। लेड का ऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, बहुत स्टेबल नहीं रहता है। मीन्स मरकरी का ऑक्साइड, सिल्वर का ऑक्साइड, ये सब जितने लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं इनका ऑक्साइड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं होता है। जबकि जस्ट इसका उलट जो इस सीरीज में बॉटम पे एलिमेंट्स हैं, मीन्स सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका ऑक्साइड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। इनके ऑक्साइड का स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। सोडियम का ऑक्साइड को आप हीट करोगे, आपके हीटिंग से डिकम्पोजन नहीं है। कैल्शियम का ऑक्साइड हीट करोगे, डिकम्पोजन नहीं है। क्योंकि लिथियम का ऑक्साइड हीट करोगे, डिकम्पोजन नहीं है। इसलिए क्योंकि ये आपके मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में से हैं, इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, तो ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में ही मोर स्टेबल रहते हैं। यहाँ पे सोडियम प्लस है, यहाँ पे कैल्शियम 2+ है, लिथियम प्लस है, लेकिन ये इस फॉर्म में स्टेबल है क्योंकि इनको इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है। सो ऑक्साइड्स ऑफ more electropositive metals like lithium, sodium, potassium, calcium are very stable, means more stable। ये सब हुआ आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बेसिस में हम लोग पता चलता है कि देखो जिंक जो है, कॉपर तुम्हारा जिंक
H2SO4 से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है, बट कॉपर कांट। कॉपर को अगर आप H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो यह कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये नहीं होगा, क्योंकि कॉपर के इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को लेने की कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है और कॉपर का पॉजिटिव होता है। कॉपर हाइड्रोजन से ऊपर रहता है, इसलिए कॉपर के इलेक्ट्रॉन को H प्लस मीन्स हाइड्रोजन नहीं ले सकता है, इसलिए दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं आप सब आगे पढ़ोगे पी ब्लॉक में कि कॉपर अगर कम के H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो वहां पे कम के H2SO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है और फिर कॉपर को ऑक्सीडाइज कर देता है, तो अलग चीज हुआ। लेकिन कॉपर यहाँ पे H2SO4 एसिड जैसा बिहेव कर रहा है, यह कॉपर एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि जब कॉपर एसिड से रिएक्शन करता है तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन को H प्लस लेता है और कॉपर के इलेक्ट्रॉन को H प्लस नहीं ले सकता है। हाँ, अगर ये रिएक्शन आपको आगे पढ़ाया जाएगा, कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करेगा कम के H2SO4 से, तो वहां पे कॉपर सल्फेट फॉर्म होता है, साथ में SO2 प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है, तो दिस इज अनदर रिएक्शन। यहाँ पे यह एसिड नहीं है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो कॉपर को ऑक्सीडाइज करके कॉपर 2 प्लस बना दिया। तो ये रिएक्शन हो सकता है, बट ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मैं आपको डिटेल में बता दिया हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम लोग एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिडक्शन पोटेंशियल। कुछ बुक्स में रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है, कुछ बुक्स में रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज रहता है। रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग जिसका पॉजिटिव होगा वो ज्यादा होता है, नेगेटिव वाला कम होता है, मींस साइन के साथ उसको यूज करते हैं, आपसे मैं पहले ही बता चुका हूं। अब मैं कंक्लूजन आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जो सीरीज है इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, और स्पेशली मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। तो इसका क्या क्या यूटिलाइजेशन है थोड़ा बहुत मैं पहले बताया भी हूं, फिर थोड़ा और भी यहां पर समझ लो। तो यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है, मैं इस सीरीज में ओनली मेटल्स को रखा हूं। इससे पहले जो मैं सीरीज बनाया था उसमें पूरे सारे एलिमेंट्स था जो एनसीईआरटी बुक में आपको दिया उसके अकॉर्डिंग था, बट यहाँ पे ओनली मेटल्स है। अब मेटल्स का जनरल कॉन्सेप्ट है, मेटल्स आर मोर रिएक्टिव व्हिच हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड हाई व्हिच हैज लो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मींस वह मेटल मोर रिएक्टिव होता है जिस मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी ज्यादा हो, मींस इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत कम हो। रिडक्शन पोटेंशियल यह मेजर करता है किसी एलिमेंट को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कितना ज्यादा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी उतना ही ज्यादा होगा, मींस उसका मेटालिक कैरेक्टर उतना ही कम होगा। इसलिए आप देख लो, हाइड्रोजन इंटरफेस है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 है। हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल्स हैं सबका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। हाइड्रोजन के नीचे जितने मेटल्स हैं उन सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है। इस सीरीज में आपको याद होगा लिथियम का सबसे कम -3.5 के लगभग होता है, तो सबसे कम मींस रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन से नीचे वाले का नेगेटिव है, ऊपर वाले का पॉजिटिव है। इसका मीनिंग हुआ कि हाइड्रोजन से ऊपर वाला जितना एलिमेंट्स है उसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, और नीचे वाले जितने एलिमेंट्स है उसके इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं है, और जितना नीचे जाओगे उतना नहीं है। मींस बॉटम एलिमेंट्स जो है वो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, मींस दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, पॉजिटिव मेटल्स जो हार्ड है। ऐसे तो मेटल्स को हम इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि मेटल के बारे में कॉन्सेप्ट ही है, मेटल वह है जो इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है उसको मेटल्स बोलते हैं। तो मेटल्स, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, बट bottom elements of this series have higher electropositivity and top elements have low electropositivity, means ये low electropositive metal है, low electropositive metals। अब इसका क्या क्या इफेक्ट होगा, मीन्स इसका पूरे केमिस्ट्री में आपको इफेक्ट मिलेगा और एप्लीकेशन मिलेगा। मैं फटाफट उस एप्लीकेशन को एक बार बोल दे रहा हूं, और उस एप्लीकेशन को आप जहां जहां केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे आपको मिलता जाएगा, और उसको आप कंपेयर और रिकॉग्नाइज भी करना। देखो जी, हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी मेटल्स हैं वो सब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ले सकता है, हाइड्रोजन से नीचे जितना है
वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकते हैं, हाइड्रोजन मींस H+ उसका इलेक्ट्रॉन ले सकता है। इसलिए हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब एसिड से रिएक्शन करके, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करके, मिनरल एसिड्स लाइक HNO3H2SO4 से रिएक्शन करके और HCl से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन से जो जितना ज्यादा नीचे है उसका रिएक्टिविटी उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए लिथियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम ये सब आराम से आपके H2SO4 से रिएक्शन करके और HCl से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। ये सब लोग इजीली कर सकता है। मीन्स आपका ये सोडियम है, सोडियम को अगर आप रिएक्शन कराओगे HCl से तो यह सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस इजीली प्रोड्यूस कर देगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हो। उस तरह से मैग्नीशियम कर सकता है, एल्युमिनियम भी कर सकता है। एल्युमिनियम को भी अगर आप रिएक्शन कराओगे H2SO4 से ये भी कर सकता है, एल्युमिनियम सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। HCl से भी कर सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर उठते जाते हो वैसे वैसे टेंडेंसी कम होने लगता है, क्योंकि रिएक्टिविटी कम होने लगता है। फिर भी हमारा जिंक भी करता है, मैं पहले भी आपको बताया हूं। लेकिन अब है वाटर से रिएक्टिविटी का, तो वाटर से भी ये सब मीन्स हाइड्रोजन के देख रहे हो यहाँ पे वाटर है, मीन्स वाटर को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वाटर को इलेक्ट्रॉन गेन करने का जो टेंडेंसी है वो आपके जिंक से ज़्यादा है। लेकिन वाटर के नीचे जितने भी एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, पोटासियम है, लिथियम है, इस सब को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी आपका वाटर से भी कम है। मीन्स वाटर से ये सब रिएक्शन कर रही है। वाटर के नीचे वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सब वाटर से क्विकली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। ये मैं पहले भी बताया हूँ, फिर बता रहा हूँ। मीन्स सोडियम हो, कैल्शियम हो, इस सब के सब वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह मोर रिएक्टिव है, वाटर से भी मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। लेकिन एक चीज यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि Zn और वाटर, जिंक वाटर से ऊपर है, लेकिन फिर भी जिंक वाटर से रिएक्शन करता है, लेकिन जिंक हॉट वाटर से रिएक्शन करता है क्योंकि रिएक्टिविटी कम होने लगता है। वाटर को इलेक्ट्रॉन लेने का जो टेंडेंसी है वो वाटर को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी जिंक से भी कम है, यहां पे दिख रहा है। बट जिंक का रिएक्टिविटी वाटर के साथ होता है। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जिससे कॉपर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, जिंक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है। ये भी बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, जहां पे ZnH2SO4 से रिएक्शन करके जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है, बट कॉपर H2SO4 से रिएक्शन करके कॉपर सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। रीजन क्या है? सेम वही है, क्योंकि कॉपर आपका H2SO4 में हाइड्रोजन क्या H+ के फॉर्म में है, H+ एंड सल्फेट एन, तो H+ जिंक के इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या बन गया? अपने हाइड्रोजन गैस बन गया और आपके जिंक को Zn2+ बना दिया। बट एक काम यहां नहीं हो सकता है, H+ कॉपर के इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, और जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल इसी सीरीज पे वो यह है, जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं मेटल का जब एक्सट्रैक्शन होता है तो वहां पे आता है, जब मेटल का एक्सट्रैक्शन जब वाटर के प्रेजेंस में होता है तो उस एक्सट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोमेट्री, वाटर के प्रेजेंस में। तो वाटर के प्रेजेंस में हम लोग कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, सिल्वर को कर सकते हैं, गोल्ड को कर सकते हैं, बट जिंक को नहीं कर सकते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का हिट क्वेश्चन होता है। व्हाई एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू थ्रू हाइड्रोमेट्री व्हाइल कॉपर इज पॉसिबल? ऐसा क्यों? तो इसके पीछे रीजन यही है, अगर आप जिंक को हाइड्रोमेट्री से एक्सट्रैक्ट करोगे तो जिंक मान लो अपने ओर से बाहर निकल गया, बट जिंक वाटर से रिएक्शन करता है, और जिंक वाटर, क्योंकि जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तुम्हारे हाइड्रोजन से क्या है? कम है, निगेटिव है। अब तुम्हारा जिंक वाटर से H+ से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करेगा, वाटर से रिएक्शन करके कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। तो उस केस में आपका जिंक बाहर तो हुआ, ओर से बाहर निकल गया, लेकिन फिर वो कंबाइंड फॉर्म में चला गया, तो फाइनल एक्सट्रैक्शन तो नहीं हो पाया। इससे कहानी वही हो गया कि चौबे गए, छब्बे बने, दुबे बनकर लौटे। मीन्स आप गए हो जिंक को बाहर निकालने, ओर से जिंक तो बाहर निकल गया, बट तुरंत बाहर निकल के फिर वाटर से रिएक्शन करके कंबाइंड फॉर्म में चला गया। इसलिए हम लोग
उस मेटल का एक्सट्रैक्शन हाइड्रोमेट्री से नहीं कर सकते हैं जो मेटल वाटर से रिएक्ट करता हो। और वाटर से रिएक्ट कौन कौन कर सकता है? तो जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, में जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव है, उस मेटल का एक्सट्रैक्शन हाइड्रोमेट्री से नहीं हो सकता है। हाँ, हाइड्रोजन से जो ऊपर है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है वो हो सकता है, क्योंकि आपका कॉपर भी वाटर से रिएक्शन नहीं करता है। जी, आपका सिल्वर और गोल्ड का तो रिनाउंड प्रोसेस है वो आपका मैक फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, आर्थर मैक फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस एक्चुअल नेम है, जिस प्रोसेस से हम लोग सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं उसके ओर से, वो हाइड्रोमेट्री का ही पार्ट है। तो ये सब इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो सब इससे ही आता है। यही नहीं, जो हाइड्रोजन के एबव एलिमेंट्स है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, उस सबको लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव और लेस रिएक्टिव मेटल कहा जाता है। उसको हम लोग नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। मैं बहुत सारा का लिखा नहीं हूँ, ऑस्मियम का, इरिडियम का, जितने भी आपके नोबल एलिमेंट्स है, हेवी एलिमेंट्स हैं, उन सबका इलेक्ट्रोपॉजिटिव मींस रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव ही होगा। गोल्ड भी आपका नोबल एलिमेंट्स है, किसके पीछे रीजन यह है कि गोल्ड इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता है और मेटल है तो इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं जल्दी। इस वजह से मेटल का रिएक्टिविटी उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी से ही मेजर किया जाता है, और रिलो को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी बहुत बहुत कम है, इसलिए इस सब मेटल रिएक्टिविटी बहुत कम है। इसलिए इसका जहां जहां भी इस्तेमाल होगा, मीन्स बहुत जगह पे मीन्स पूछता है कि हेवियर एलिमेंट्स जैसे गोल्ड का, सिल्वर का, हालांकि गोल्ड का ऑक्साइड फॉर्म नहीं करता है, सिल्वर का, मरकरी का, कॉपर का, इस सब का ऑक्साइड बहुत स्टेबल नहीं होता है। मैं आपको पहले भी बताया हूं, इस सब के पीछे रीजन यही है क्योंकि इन लोग को इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज्यादा रहता है। तो आप जैसे मान लो मरकरी का ऑक्साइड है, अभी मरकरी 2+ के फॉर्म में है, अगर आप इसको हीट करोगे तुरंत मरकरी बन जाएगा लिक्विड और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल गया। तो अभी +2 है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके चला गया, मींस न्यूट्रल फॉर्म में चला गया, एलिमेंटल फॉर्म में चला गया आपका मरकरी, तो इलेक्ट्रॉन गेन किया। तो मरकरी को इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी ज़्यादा है, सिल्वर को ज़्यादा है, इसलिए जब इसको हीट करते हो इसके ऑक्साइड को, तो तुरंत इलेक्ट्रॉन गेन करके एलिमेंटल फॉर्म में चला जाता है और इसका ऑक्साइड डिकम्पोज हो जाता है। मींस लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल का ऑक्साइड लेस स्टेबल होगा, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स का ऑक्साइड मोर स्टेबल होगा। इसके अलावा भी बहुत सारा डाइवर्सिफाइड इस्तेमाल है, और सबका यही नहीं, जो में आपको पढ़ाया हूँ प्रिफरेंशियल मोशन ऑफ आयंस ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। मान लो इलेक्ट्रोलाइसिस आप कर रहे हो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड से, और आपके वेजल में H+ भी है, सोडियम प्लस भी है, कॉपर प्लस है, तो कौन पहले जाएगा रिस्पेक्टिव कैथोड पे, वो डिपेंड करता है उसका रिडक्शन पोटेंशियल पे। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसी को पहले जाने का चांस ज्यादा है। जैसे कॉपर 2+ भी है और H+ भी है और आपका Zn2+ है, तो सोल्यूशन में पहले आपका कैथोड पे जाएगा कॉपर 2+, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। एनायन की जब हम लोग बात करते हैं तो एनायन के केस में क्या होता है, एनायन एनोड पे जाकर इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इलेक्ट्रॉन के लूज करने का टेंडेंसी किसमें मेजर होता है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेजर होता है। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिस एनायन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा उसको डिस्चार्ज होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, उसको अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे जाने का टेंडेंसी ज्यादा होगा, और फिर उसका डिस्चार्जिंग ऑर्डर उसी के अकॉर्डिंग होता है। आप चाहोगे तो कटायन एनायन दोनों का है डिस्चार्जिंग टेंडेंसी रिडक्शन पोटेंशियल से ही मेजर कर सकते हो, क्योंकि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो उसके बेसिस पे भी आप पता कर सकते हो। लेकिन जितने डिस्चार्जिंग टेंडेंसी हो या जो भी रिएक्टिविटी हो, सब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ही कंट्रोल होता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जो अरेंजमेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज, क्योंकि ये एलिमेंट्स के रिलेटिव रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करता है। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन होगा इस डेटा को देख करके आप समझ सकते हो और आंसर कर सकते हो।